मैं अपने आप को कभी भी इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती थी कि मेरी वजह से मेरी अम्मी और मेरी बहन ने इतनी मुश्किलों का सामना किया। वे इतनी अच्छी से ज़िंदगी जीने वाली एक पल में कैसे सड़कों पर आ गई थी, सिर्फ़ मेरी वजह से। वह गलती मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसमें सिर्फ़ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे साथ-साथ मेरे पूरे घरवालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और मैं बदनसीब ये सब कुछ अपनी आँखों से देखती रही थी और कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैं अपने माँ-बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझे तो अपने बाप की मौत के बाद अपनी माँ का और अपनी बहन का सहारा बनना चाहिए था। मैं उनका सहारा तो नहीं बन पाई थी बल्कि उनकी परेशानी का कारण बनी थी, और इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मेरा नाम मरियम है। मैं अपनी माँ-बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरी 2 बहनें मुझसे जो छोटी थीं और मेरा कोई भाई नहीं था। पर इस बात से मेरे पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा कोई बेटा नहीं है। वे हमेशा यही कहते थे कि मेरी बेटियां एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगी। मेरे पापा का एक छोटा भाई था जो उनसे किसी खानदानी जायदाद के सिलसिले में नाराज़ होकर अलग हो गया था, और मेरे चाचू और मेरे पापा के बीच में बोलना तक बंद हो गया। मेरे दादा अब्बू की ज़मीन थी जिसमें से छोटे चाचू ज़्यादा हिस्सा लेना चाहते थे, और मेरे बाबा चाहते थे कि हम बराबर हिस्सा लें। मेरे पापा का अच्छा खासा कारोबार था और हम चाचू से कुछ ज़्यादा अमीर थे। चाचू ने हमेशा से ही दादा की दी हुई ज़मीन पर कोई कारोबार या कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया था, और ज़मीन जो पैसे मिल जाते थे उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। और मेरे पापा हमेशा कारोबार में करने में ही अक्लमंदी समझते थे, और हमेशा यही कहते थे कि इंसान को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले तो दादा की सारी ज़मीन ही चाचू संभालते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए तब पापा ने सोचा कि मुझे अब चाचू से अपना हिस्सा वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि पहले पापा ज़रूरत नहीं पड़ समझते थे, क्योंकि उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता था और हमारे पास अच्छे खासे पैसे होते थे। पर अब जैसे जैसे पापा की उम्र बढ़ती गई तो बाबा अपने कारोबार को बहुत ही कम वक्त दिया करते थे और काम नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि चाचू से अब अपना ज़मीन का हिस्सा लेकर अपने बच्चों के नाम कर दिया जाए, क्योंकि इंसान को बदलते देर नहीं लगती है। पापा यही सोचते थे कि पता नहीं कि मेरा इस दुनिया से चले जाने के बाद चाचा मेरी बेटियों को मेरा हिस्सा देंगे भी या नहीं, क्योंकि चाचू के 5 बेटे थे और पापा की हम 3 बेटियां ही थी। पापा ने जब चाचू से ज़मीन का हिस्सा मांगा तो चाचा बाबा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि ये मेरी ज़मीन है, तुम्हारे पास तो बहुत सारा कारोबार है, तुम हमसे ज़मीन का हिस्सा मत लो। पर पापा चाचू को कह रहे थे कि कारोबार मैंने अपने बलबूते पर किया है, ज़मीन तो मेरे पापा की है और उसमें मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, और मैं अपना हिस्सा तुम्हें क्यों दूं। पापा हमेशा चाचू को यही समझ आते थे कि तुम्हारे 5 बेटे हैं, पांचों बेटों को कोई ना कोई कारोबार लगा कर दो या कोई दुकान वगैरह खोल कर दो। लेकिन चाचू के 5 बेटे नालायक और निकम्मे थे, कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे। पापा और चाचू का ज़मीन की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और चाचू ने अपना हर रिश्ता बाबा के साथ ख़त्म कर दिया था। फिर बाबा ने भी ज़मीन चाचू के नाम कर दी थी और हमेशा के लिए वह गांव छोड़ दिया था। हम शहर में रहने लगे थे जहां पापा का कारोबार होता था। पापा ने शहर में हमें अच्छे से स्कूल में दाखिला कराया और हमेशा यही समझाया कि बेटा पढ़ लिख कर अपने लिए कुछ करना है और अपनी तालीम को कभी भी ख़त्म मत होने देना। जो तालीम मैंने तुम्हें दिलाई है और आप लोगों की तालीम पर जो मैंने मेहनत की है, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मुझे इस मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। पापा हमें हमेशा यही कहते थे कि तुम मेरी बेटियां नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम बेटियां ही मेरा एक दिन नाम रोशन करोगी और तुम्हारे चाचू को इस बात का एहसास ज़रूर करवा कर रहोगी कि जो तुम्हारे बेटे नहीं कर पाए वे मेरी बेटियों ने करके दिखा दिया। मेरे पापा हमेशा हमारे लिए ही दुआ करते थे कि हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी हासिल करें और उनको एक दिन हम बेटियों पर गर्व महसूस हो। पापा ने अपनी ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वे हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे क्योंकि उनके पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था। मैं जब कॉलेज में पढ़ना शुरू किया वह तब की बात है। मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम आमिर था। आमिर मेरी हर बात में मदद करता था। जो मेरे ना चाहते हुए भी मेरे पास आकर बैठ जाता था, मुझसे बातें करने बैठ जाता था। मुझे उसकी बात करना शुरू में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया था कि जो कॉलेज का माहौल होता है वे बिल्कुल ख़राब होता है और मुझे वहाँ पर किसी लड़के या लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। पापा ने मुझे ख़ास तौर पर समझाया था कि मैं जिस
जिस मकसद के लिए तुम्हें इतनी आज़ादी, इतनी तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, वे मकसद तुम्हें ज़रूर पूरा करना है। इसलिए पापा की कही गई हुई बात मुझे हमेशा याद रहती थी। मैं कॉलेज में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आमिर ज़बरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मैंने उसे काफ़ी बार मना भी किया कि आप अपने काम से काम रखो, मेरी मदद करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे फिर भी बाज नहीं आता था। आमिर कॉलेज के बाकी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ था। मैंने कभी भी उसे किसी लड़की से साथ नहीं देखा था, जबकि बाकी लड़के लड़कियों के साथ घूमते रहते थे, उनसे बात करते रहते थे और कॉलेज में हर वक्त दंगा करते रहते थे। आमिर इन सारी बातों से बहुत दूर था, इसलिए मुझे उसकी ये बात ज़रूर अच्छी लगती थी। मैं उससे थोड़ा बहुत बात कर लेती थी। उसकी भी यही वजह थी कि वह बाकी लड़कों जैसा नहीं था। कॉलेज में कुछ टाइम गुजर जाने के बाद मेरी आमिर के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उसको बता दिया था कि मैं किस मकसद से यहाँ पर पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमारी बिरादरी में बाकी लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और हमारे पापा ने तालीम दिलवाने के लिए, मौका हासिल करने के लिए अपना गांव तक छोड़ दिया और अपने भाई तक से रिश्तेदारी ख़त्म कर दी। मैं आमिर को हमेशा यही कहती थी कि मैं अपने पापा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। मैं उनको जल्द से जल्द खुशी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चाचू अक्सर मेरे पापा को यही कहा करते थे कि तुम्हारी सिर्फ बेटियाँ हैं और मेरे 5 बेटे हैं। मैं चाचू को बाबा का बेटा बनकर दिखाना चाहती थी और उनको यही समझाना चाहती थी कि आजकल के दौर में बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। आमिर ने अपने बारे में मुझे बताया था कि उसकी भी कोई बड़ी फैमिली नहीं है। आमिर ने मुझे बताया था कि वह अपने सब बहन भाइयों में सबसे बड़ा है और उसके पापा इस दुनिया से तब चले गए थे जब आमिर 10 साल का था। उसकी माँ ने ही उसे बहुत मुश्किल से पाला था और अपनी माँ और छोटे भाइयों का वही ख्याल रखता है। आमिर ने मुझे बताया था कि वह पहले स्कूल और कॉलेज के बाद अपनी दुकान पर बैठता है, जो कि उसने अपने मोहल्ले में खोली हुई है, जिसकी वजह से उनका घर का थोड़ा सामान आ जाया करता है। मुझे आमिर की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वह अपने लिए अभी से कुछ ना कुछ करना चाहता है और उसने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और अपनी पढ़ाई को भी अधूरा नहीं छोड़ा था। आमिर और मेरा दोनों का यही मकसद था कि पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी लेनी है। एक दिन आमिर ने मुझे प्रपोज़ किया। उसने मुझे कहा कि वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। पसंद तो वह मुझे भी था, मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन फ़िलहाल हम इस बात को नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा मकसद अभी अधूरा था और हमें अभी थोड़ा और पढ़ना था। आमिर ने मुझे बोला था कि जब हम दोनों की नौकरी मिल जाएगी तभी हम शादी करेंगे, उससे पहले हम इस बात को कभी नहीं करेंगे। और मैं भी उसे यही कहा था कि जब हमें नौकरी मिल जाएगी तभी हम अपने माँ बाप से इस बारे में बात करेंगे। कॉलेज में तो आमिर और मेरा मिलना ज़रूर होता था, लेकिन एक दिन आमिर ने मुझे बिना बताए मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे बर्थडे वाले दिन एक होटल में एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था और मेरे लिए बहुत बड़ा केक बनवाया था। और जब उसने मुझे इस होटल पर बुलवाया था तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि आमिर ने मेरे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया था। मैंने उसे उसी वक्त बोला था कि तुम्हें इतना ज़्यादा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे आमिर के हालात अच्छे से मालूम थे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वे मेरे लिए थोड़ा सा भी खर्च करे। मैं जैसे ही घर पर पहुंची तो मेरे चाचू का बड़ा बेटा, जिसका नाम अमन था, वे हमारे घर पर ही बैठा था। अमन पापा के साथ बैठा था। अम्मा और मेरी दोनों बहनें साथ बैठी थी। सबकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है, क्योंकि सबके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। अमन ने इस वक्त पापा से बोला कि अगर मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो अपनी बेटी से पूछ कर देख लो कि यह इस वक्त कहाँ से आ रही है, और फिर आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि आप हम लोगों को तो अपना दुश्मन समझते हैं और आप समझते हैं कि मैं आपकी बेटी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, जबकि आपको आपकी बेटी से पता चल जाएगा तो आप ही यकीन करेंगे। पापा ने अमन को उस वक्त चुप कराते हुए कहा था कि मुझे अपनी बेटी पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। अभी इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने यह बात पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पापा ने मुझसे पूछा कि मरियम बेटा, मुझे बताओ कि जो अमन बोल रहा है क्या वह झूठ बोल रहा है और ज़रूर इसे कोई धोखा हुआ है। तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो और किसके साथ थी।
पापा की ये बात सुनने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगी, और मेरा गला सूखने लगा था। मुझे तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मैंने पापा का यकीन तोड़ दिया है। मुझे आमिर से मिलने नहीं जाना चाहिए था। मेरे दिमाग में सारी बातें आ रही थी कि ना जाने मेरी बात सुनकर पापा क्या सोचेंगे और क्या फ़ैसला करेंगे। पापा ने फिर मुझे ऊँचे लहजे में बात करके पूछा कि मरियम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बताओ कि अमन क्या कह रहा है और तुम कहाँ से आ रही हो। मेरे पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि मैं पापा को सच बता देती कि मैं आमिर के साथ ही तो पापा का रवैया क्या होता। मेरी खामोशी पापा को जवाब दे चुकी थी। बाबा उस वक्त जहाँ पर बैठे थे और वहाँ से उठकर मेरे पास आए और मेरे एक ज़ोरदार तमाचा मारा। पापा उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहे थे, मुझे डांट रहे थे। पापा मुझे बोल रहे थे कि तुमने आज मेरा यकीन तोड़ दिया है। मुझे डांटते पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और वे बेहोश होकर नीचे गिर गए। मैं पापा को आवाज़ देकर बोल रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं मानती हूँ कि आमिर से मैं मिलने गई थी, लेकिन मैंने कुछ गलत कदम नहीं उठाया है। पर पापा बेहोश हो चुके थे, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मम्मी और मेरी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वे काफ़ी रो रही थी। अमन, मेरे चाचू का बेटा, पापा को इस वक्त उठाकर अस्पताल लेकर गया और हम सब उसके साथ चले गए थे। पापा को डॉक्टर ने आईसीयू में दाखिल कर दिया था। डॉक्टर ने हमें बताया कि पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने हमें बताया कि पापा को हार्ट अटैक हुआ है और हम फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैं ऊपर वाले से रो रो कर दुआएं कर रही थी कि मेरे पापा को बचा लो, मैं आइंदा कभी भी गलती नहीं करूँगी। अब अम्मी भी मुझे ही डांट रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, पर अब अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मैं आमिर से मिलने नहीं जाती तो आज पापा की तबीयत ख़राब नहीं होती। ये सब जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से ही हुआ था। मैं खुद को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और इतनी बड़ी गलती थी कि जिसकी सज़ा सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा, मेरी दोनों बहनों को भी मिल रही थी। अब अम्मी ने डॉक्टर को बोला था कि बाबा के इलाज में जितने भी पैसे लग जाएं, आप उस बात की कोई भी परवाह मत कीजिएगा, बस आप मेरे पति को बचा लीजिएगा। पर डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और डॉक्टर ने तो ऊपर वाले से दुआएं करने के लिए कहा था और कहा था कि ज़िंदगी और मौत का फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप ऊपर वालों से दुआ करो कि उनकी ज़िंदगी बख्श दे। अस्पताल में खड़ी अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे कह रही थी कि अगर तुम्हारे बाबा को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने मेरे और मेरे पति का यकीन तोड़ा है, इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम पर तो मुझे नाज था कि मेरी बेटी मरियम मेरा बेटा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुमने ऐसा कदम उठाया और हमें बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ी है। उस वक्त तो हम सबके सर पर कयामत टूटी हुई थी। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उसके बाद कब हम अस्पताल से घर पर आए, कब पापा की रुखसती हुई, मुझे कुछ होश नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था और ये ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सदमा था। काफ़ी दिन तक तो अम्मी सबसे बाहर ही नहीं निकली थी और मेरी दोनों बहनों को तो एक चुप्पी लग गई थी। जब मैं अपनी बहनों से पूछा कि अमन भाई ने ऐसे पापा को कौन सी बात बताई थी जिसकी वजह से पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो मेरी बहनों ने मुझे बताया कि अमन भाई ने घर में आते ही छोड़ डाल दिया था और बाबा को कह रहे थे कि आपकी बेटी लड़कों के साथ होटल में टाइम गुजारती है और उसके साथ होटल में जाती रहती है। मैं उसकी आंखों से देख कर आया हूँ। अमन भाई पापा को आपके खिलाफ भड़का रहे थे। तब मैंने सभी को बताया, अम्मा ऐसी कोई बात नहीं थी। आमिर मेरा क्लास में स्टूडेंट है और मेरा जब बर्थडे था इसी वजह से उसने होटल में मेरा केक बनवाया था, मुझे सरप्राइज़ दिया था। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता कि पापा को और ये अम्मा अमन भाई को इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी तो मैं कभी भी उसे होटल पर ना जाती। मैं तो इससे पहले कभी किसी होटल पर गई नहीं थी। मम्मी ने मुझे कहा कि जो कुछ होना था वह हो गया है, अब हमारी या तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है वह सब अमन के सामने हुआ था और वह हम सबको बदनाम कर चुका है। पापा की मौत के बाद आमिर ने मुझसे मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन मैंने उससे साफ मना कर दिया था कि आप मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, क्योंकि जैसा भी था जो भी था वह अपने पापा की मौत की जिम्मेदार मैं ही थी। चाहे वह गलतफहमी थी पर बात तो मेरी ही थी, इसलिए अब मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। आमिर को मैंने हमेशा के लिए बुलाने का फ़ैसला कर दिया।
पापा की मौत के बाद हम दोनों गांव जाकर अपने चाचू लोगों के साथ जो हमारे घर था वहां पर रहने लगे थे, क्योंकि हम अपने घर में सिर्फ औरतें ही थी और चाचू लोगों को हम दोनों का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा था। इसलिए अब मैंने भी ये फैसला किया कि जवान बेटियां हैं, मुझे अकेला रहना नहीं चाहिए। बाबा की मौत के बाद अम्मी ने फैसला कर लिया कि मेरी शादी कर दी जाए, क्योंकि ना तो हम पर अब बाप का साया था और ना ही कोई भाई का हमारा। इसलिए अम्मी चाहती थी कि जल्द से जल्द इस फ़र्ज़ से फ़ारिग हो जाऊं। अब मैं जब इस बात के बारे में चाचू से बात की तो चाचू ने अम्मा से कहा कि भाभी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 5 बेटे हैं और 5 में से आप जिस भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए कहेंगी, मैं किसी से भी उसकी शादी कर दूंगा। चाचू ने अमन के लिए मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। अम्मा को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वह हमारे चाचू थे और अम्मा चाहती थी कि आप तो तुम्हारा बाप भी नहीं है, इसलिए हमारे चाचू ही हमारे बाप की जगह पर हैं और वह हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वह हमारे लिए बेहतर होगा। अम्मा ने जब मुझे इस बारे में बात की तो मैं अम्मा से कह दिया कि जो आपको ठीक लगेगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मैं अम्मा को पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी थी। अब मैं उनको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अम्मा को शादी की तैयारियां करने में ज़्यादा भी मुश्किल नहीं लगी थी, क्योंकि पापा ने हमारी शादी के लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रखे थे और अम्मी को भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शादी की तारीख पक्की हो गई और जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैं सच संवर कर अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। तभी चाचू अम्मा के पास आए और अम्मा से कहने लगे कि भाभी जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अम्मा परेशान हो गई और चाचू को इस वक्त क्या ज़रूरी बात करनी थी। जब अम्मी चाचू की बात सुनने गई तो चाचू की बात सुनने के बाद हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस वक्त चाचू ने अम्मी को कहा कि शादी नहीं हो सकती है, हम ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अम्मा ने चाचू को काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, सारे मेहमान आ गए हैं, सारे मेहमानों के सामने हमारी बेटी की बदनामी हो जाएगी। अगर आप मरियम की चाचू होकर ऐसा रिश्ता ख़त्म कर देंगे तो कोई कैसे मेरी बेटी के साथ शादी करेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। चाचू ने अम्मा को कहा कि मैं एक ही शर्त पर मरियम की शादी अपने बेटे से करवा सकता हूँ। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आप मुझे बता दो, वरना ये रिश्ता ख़त्म ही समझो। चाचू की तो अम्मा बहुत सारी मिन्नतें कर रही थी और अम्मा को तो चाचू की हर शर्त मंजूर थी। चाचू ने अम्मा को उस वक्त कहा कि आप अपनी सारी दौलत और सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो, फिर ही तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ होगी। अम्मा ने बदनामी से बचने के लिए अपना सब कुछ अमन के नाम लिख दिया था और मुझे एक बार तक पूछा नहीं था, क्योंकि इस सब की वजह मैं ही थी। शर्त पूरी हो जाने के बाद अमन से मेरा साथ शादी हो गई थी और मैं चाचू के घर पर रहने लगी थी। मेरे दिल में चाचू के लिए या उनके बेटों के लिए या उनकी फैमिली के लिए ज़रा सी भी जगह नहीं रही थी। उनके घर का माहौल बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ था। उनके अनपढ़ 5 बेटे थे और वे अपने माँ बाप की ज़्यादा भी इज्जत नहीं करते थे, ना कोई कुछ कमाता था। चाचू पहले तो ज़मीन पर काम करते थे, उसी से सबका पेट पालते थे और मेरी शादी के बाद तो चाचू ने हमारी सारी दौलत भी अमन के नाम कर दी थी और अब हम मेरे पापा की मेहनत की कमाई के पैसे से बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे। मैं अपने आप को दिन रात कोसती रहती थी कि मैं एक ऐसी गलती कर दी है, मेरी वजह से मेरी माँ ने इतने सारे दुख झेले और परेशानियों का सामना किया है। मेरे दोनों बहनों का हिस्सा भी मेरी वजह से छिन गया है। चाचू ने हमसे जो भी पैसे अपने नाम लिखवाए थे और जो भी दौलत अपने नाम लिखवाई थी, उसके बाद तो चाचू ने ज़मीन भी बेच दी थी और उन लोगों ने ऐसा ही समझा था कि अब सारी ज़िंदगी ये पैसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पापा अच्छे खासे ज़्यादा अमीर थे और उनके पास ज़्यादा दौलत थी। चाचा लोगों ने पैसे खर्च करते हुए ज़रा भी नहीं सोचा और सिर्फ अपनी ही अय्याशियों में मसरूफ़ रहे। मेरे चाचू के 3 बेटे जो जुआरी और नशेड़ी थे और काफ़ी सारे पैसे वे जुए में हारते चले गए, फिर आकर अपने बाप से दोबारा पैसे मांगते थे। उन लोगों में काफ़ी झगड़ा भी होते थे, क्योंकि उन्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं थी। उनके घर का माहौल ऐसा था कि मेरा दम घुटने लगता था, मुझे वहाँ से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता था। पर मैं ये सब कुछ अपनी लिए सज़ा के तौर पर बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि ये सारी सज़ा मुझे अपनी गलती पर ही मिली थी और मुझे मजबूरन बर्दाश्त करना ही था। कुछ ही सालों के बाद उन्हीं लोगों ने सारे पैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया। उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए,
क्योंकि उन लोगों ने अपनी ज़मीन भी बेच दी थी और वह सिर्फ इस गलतफहमी में थे कि हम अपनी सारी ज़िंदगी भी ये पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। चाचू के पांचों बेटे निकम्मे और नालायक थे, उनसे कोई भी काम नहीं होता था। वे अपने पेट भरने के लिए भी कुछ काम करने चाहें तो वे 2 दिन भूखे रहकर गुजार लेते थे, लेकिन वे फिर भी कोई काम नहीं ढूंढते थे। चाचू अपने बेटों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। वे बीमार पड़ने लगे क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी और वे ये काम करके थक चुके थे। उन्होंने जो मेरी माँ के साथ किया था, धोखे से उनकी सारी दौलत पैसे ले लिए थे, उन सब की सज़ा वे अब काट रहे थे और ये बात मानते भी थे कि वे अपने बेटे से कहते थे कि हमने यतीम बच्चों का हक खाया है, इसलिए ऊपर वाले ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। अगर यही पैसे उन पर लोगों के पास होते तो वे पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं कर पाते। जैसे ये पैसे हमारे पास आए, कितनी जल्दी ये पैसे ख़त्म हो गए और सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सब कुछ हमें उसी की सज़ा मिल रही है। चाचू को इस बात का एहसास हो गया था और मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि उनको थोड़ा तो एहसास हुआ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मुझसे चाचू की यह हालत देखी नहीं जाती थी क्योंकि वे ज़्यादा बीमार थे और उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैंने अपने चाचू से और अपने पति से इजाज़त लेकर नौकरी शुरू करने का फ़ैसला किया और मैं अपने पति और माँ बहनों के साथ इस शहर वाले घर में रहने लगी। वहाँ पर रहते हुए मैं कुछ वक्त ही गुजरा था और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं चाचू का शहर अपने पास बुला लिया था और उनके अच्छे से इलाज करवाना शुरू कर दिया था। चाचू का इलाज करने के बाद जब वे थोड़े बहुत बेहतर हो गए तो चाचू ने अम्मा से और हम सब से माफ़ी मांगी और हमने कहा कि मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, मैं आप लोगों का हक मारा है। मुझे तो अपने भतीजी का सहारा बनना चाहिए था, अपनी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था। अब मैं क़यामत के दिन अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो उनके बाप की मोहब्बत से कमाए पैसे भी उनसे छीन लिए हैं। चाचू बहुत ज़्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे खट्टे खट्टे जवान होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, जबकि मेरे भाई की बेटियां होकर भी नौकरी करती हैं और हम सबको पाल रही हैं। अगर मेरा भाई आज जिंदा होता तो उसे अपनी बेटी पर फक्र होता, जिस तरीके से अपनी मेहनत करके वह अपनी माँ बहनों को पाल रही हैं। मैंने चाचू से कहा कि हमें खुशी है कि आपको हमारा एहसास हो रहा है। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, ख़त्म हो गए तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें और दे देगा। आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी नौकरी के पैसे बचाकर अपने पति को एक खूब अच्छी बेकरी खुलवा कर दी है, जिसे वे दोनों मिलकर काम करते तो और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि सबने मुश्किल वक्त गुजारा था और उन सबको भी एहसास हो चुका था। मेरी दोनों बहनों की शादी भी चाचू ने अपने छोटे बेटों के साथ कर दी थी, क्योंकि अब मेरे सारे देवर सुधर चुके थे और मेहनत का कमाने चुके थे। इसके बाद हम सब साथ रहने लगे और खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। धन्यवाद दोस्तों।